मनीष भाई, एक तरफ ये सारी चीजें हो रही है, ये पोस्टर बैनर की बात चल रही है, विवाद बढ़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ खबर यहां तक आ रही है कि तमाम जगहों से जो ट्रेनें आने वाली हैं उन ट्रेनों को लेट कराने की बात हो रही है। कोटा में भी हमने देखा था, देहरादून में भी इस तरीके की चीजें हुई थी, और अब सेम प्रयागराज में भी ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि ट्रेनों को लेट कराया जा रहा है जिससे छात्र पहुंच ना सके, जो छात्र बाहर से आ रहे हैं, जो जिन लोगों को बाहर से शामिल होना है। ये सारी चीजें करके क्या फायदा है? क्या ये जो मुद्दा जितना बड़ा इस देश में बनना था, राहुल गांधी मुद्दे को उठा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब यूथ खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व है इसमें, इस पूरे देश का यूथ, युवा संगठित होकर के जब इस मुद्दे को उठा रहा है, तो आप क्या ये ट्रेन लेट करा करके, परमिशन रद्द करके रोक पाएंगे इस मुद्दे को, दबा पाएंगे इस मुद्दे को? मनीष भाई, नहीं, बेसिकली ये बात बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि वो अभी के दौर में वो जितना दमन कर रही है, ये भी एक दमन का तरीका है, उतना ही आंदोलन में और गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे आप समझ लीजिए कि उसने जो है सोनम वांगचुक को उठा ले गए, सोचा हटा लेंगे, नेता है तो खत्म हो जाएगा, उसमें परिवर्तन विस्तार हो गया। 20 तारीख को लगा कि बर्बरता कर दो, इतना पीट दो, इतना मार दो कि डर जाए लोग, वो पैन इंडिया आंदोलन बन गया। मेट्रो को रोक रखा था, सोचा कि मेट्रो को रोक रखेंगे वहां पे तो कोई वहां पहुंचेगा नहीं, और ज्यादा गोलबंदी वहां हो गई। भाजपा ये बात समझ नहीं पा रही है, इसीलिए उसने जैसे कोटा में उसने रोकने की कोशिश की, वहां गोलबंदी 1000 गुना बढ़ गई। उसने जो है देहरादून में रोकने की कोशिश की, उसमें और बड़ी गोलबंदी हो गई। और इलाहाबाद में भी वो जो फील्ड कैंसिल किया है ना, इसने इसको इतना विस्तार दे दिया है, वो जो पहले कैंसिल किया शुरुआती दौर में, उससे छात्रों के अंदर गुस्सा 1000 गुना उसमें वृद्धि हुई। इसीलिए आप देखेंगे कि आज वहां कुछ ऐतिहासिक किस्म का, जो के राय सर कह रहे हैं, आप मैं खुद फील कर रहा हूं कि ऐतिहासिक किस्म की गोलबंदी आपको वहां होने जा रही। तो चूंकि सवाल वहां है ना, सवाल ये कि आप नैरेटिव आपके हाथ से निकल गया है, आपके हाथ से नैरेटिव, आप बेसिकली आप 24 में मान लीजिए एक सोशल लोकेशन वाला हिस्सा था, वो नाराज था। उसके बाद जो ऊपरी हिस्सा था, खास करके जो उनका, जिसको आप कोर वोटर आमतौर पर बोलते हैं, उस कोर वोटर को पहली पीढ़ी जो है राम लौटेंगे, राम की वापसी होगी, सांस्कृतिक विरासत की वापसी होगी, इस चक्कर में वो चला गया मोदी के साथ। और आप देख रहे हैं राम का क्या हश्र कर दिया, लूट का अड्डा बना दिया, बैंक में अडानी की तरह मंदिर को भी इकोनॉमिक बैंक में बदल दिया। फिर उसी की पीढ़ी अगली पीढ़ी है, ये जो जेनजी है, इसका बहुत बड़ा हिस्सा भाजपा के कोर वोटर का हिस्सा है, इसको भी हम लोग को समझना है। और वो 10 साल में, 15 साल में, वो कह लीजिए कि वो परीक्षाओं के लिहाज से ओवर एज हो गया। मतलब और हिस्सा तो ऑलरेडी पहले से था, लेकिन जो कोर वोटर था उसके सामने भी आप देखेंगे कि माया मिले न राम, राम भी नहीं मिले और माया भी नहीं मिली, मतलब शिक्षा और रोजगार भी नहीं मिले। तो अब उसके पास कोई इस तरह से चीजों को डाइवर्ट कर देने का नैरेटिव नहीं है राम प्रकाश जी। उसके पास हिंदुत्व नहीं है, उसके पास ब्रांड मोदी नहीं है जो बिकता नहीं है, और उसके पास राष्ट्रवाद नहीं है जिसे ट्रम्प साहब ने पोस्टमार्टम कर दिया है, और उसके पास अगर वोटर उसके जनाधार के बारे में सोचेंगे तो उसके पास सोशल लोकेशन वाला हिस्सा नहीं है, और उसके पास आप देखेंगे कि उसका कोर वोटर गहरी निराशा में, वो कहीं जाए चाहे ना जाए, लेकिन उसके अंदर भी एक गहरी निराशा है जो 24 से उसकी शुरुआत हुई थी। अब ये मंदिर प्रकरण और जेएनजी प्रकरण से हो गया है, तो उसके हाथ से सब कुछ छूट गया है, उसको इंतजार करना है। मैंने अब उसके पास ये पहलू नहीं है कि वो डाइवर्ट कर दे। जैसे 14 में वो दमन करते, 14 में दमन करते तो शायद वो दमन बहुत उतना इशू नहीं बनता, क्योंकि 14 के दौर में उसके पास बहुत विराट नैरेटिव थे, जिसमें विपक्ष कोई सकारात्मक काम करता भी था तब भी वो बहुत दब जाता था, वो उसके नैरेटिव के सामने बहुत छोटा पड़ जाता था। आज देखिए, ये जो जेनजी आंदोलन शुरू हुआ जंतर मंतर पे, उसके अगले अगले चरण की कमान वास्तव में एक लेवल पे विपक्ष ने अपने हाथ में ले लिया है। ये इसको भी समझना, हम लोगों को समझना चाहिए कि वो सोच रहे थे कि जेनजी आंदोलन को हम एक तरह से कुकर का सेफ्टी वॉल्व में बदल देंगे, मतलब थोड़ा हो हल्ला होगा, थोड़ा गुस्सा होगा, एक कार्यक्रम होगा, चलो धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा करा दिया, अब ये खत्म हो जाएगा मामला।
लेकिन उसके आगे की डोर देखिए, जब जब वो स्वेटर होता है ना, उसका एक गांठ खुलती है तो खुलने लगती है। अब वो अमित शाह की तरफ चला गया, विपक्ष ने उसको पकड़ लिया अगले चरण का, और अब वो चला जाएगा मोदी जी की तरफ चला गया। तो अगले चरण का जो पूरा अभियान है, वो उस अभियान को एक तरह से राहुल गांधी ने, विपक्ष ने अपने हाथ में ले लिया। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो चीज उसके लिए किसी दौर में सकारात्मक हो सकती थी, इस दौर में उसके लिए संकट खड़ा हो रहा। तो अब मुझको लगता है कि बीजेपी के लिए अब इसको रोक पाना, इसको डाइवर्ट कर पाना, इसको किसी और दिशा में मोड़ पाना, अब उसके लिए संभव नहीं रह गया। और इसीलिए आप देखेंगे कि हमको लगता है कि आमतौर पे ये जो विपक्ष आमतौर पे किया करता था कि हम चुनाव के दौर में 50 रैलियां करेंगे, 60 रैलियां करेंगे, ये चुनाव के दौर में ही क्यों रैलियां करेंगे? ये फासिस्ट जो फोर्सेज हैं, उनको केवल चुनाव के जरिए आप शिकस्त कतई नहीं दे सकते हैं। कहीं दुनिया में नहीं हुआ है, ये जर्मनी में भी नहीं हुआ है, ये इटली में भी नहीं हुआ है। कहीं भी इस तरह के अथॉरिटेरियन जो तानाशाह होते हैं, उनको उनको संसद ने कभी नहीं हटाया, उनको उनको सड़कों ने हटाया। तो ये जो अभी जो ये चल रहा है मसला, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का राष्ट्रवाद, भारत के सामने जो मोदी की ये ट्रम्प की दलाली, अडानी की दलाली, ये शिक्षा रोजगार का खत्म होना, ये राम मंदिर का मसला, अभी इन सब चीजों को लेकर के पैकेज लेकर के बेसिकली पूरे देश में रैलियों का एक अंबार लगाना चाहिए। केवल इलाहाबाद तक सीमित रहने से नहीं होगा, ये केवल कोटा तक सीमित रहने से नहीं होगा। समाज का अलग अलग हिस्सा अब सुनने के लिए तैयार है। और राहुल गांधी ने ठीक ही कहा, हमको लगता है कि उस पर अमल करेंगे। वो बोला तो है उन्होंने कि वे अब चुनाव के जरिए इस मसले को नहीं हल किया जा सकता है, इसको सड़क के जरिए, आंदोलन के जरिए हल किया जा सकता है। उन्होंने ये कम से कम मेन स्ट्रीम जो विपक्ष है, इसको अब थोड़ा सा स्वीकार करने लगा है। क्योंकि देखिए, अगर पिछला अनुभव कोई अध्ययन करे, मैं अपनी अंतिम बात कह लूं, कोई अध्ययन करे इस बात का 14 के बाद का, तो इस सरकार को शिकस्त कब कब मिला? सदन से नहीं मिला कभी भी, आप ध्यान दीजिएगा, सड़क से मिला। किसान आंदोलन खड़ा हुआ, उसने पीछे ढकेला। आप देखिए, 150 शहीद वहां खड़े हो गए, पीछे ढकेला। SC/ST एक्ट को कमजोर करने की कोशिश हुई, दलित नौजवान पूरे देश में उतरे, दमन उनका हुआ, लेकिन पीछे जाना पड़ा। 13 पॉइंट रोस्टर में पीछे जाना पड़ा, जेएनजी आंदोलन पीछे जाना पड़ा। मतलब ये जो फासिस्ट रजीम होती है, ये सोच रहे थे कि अगर राज मशीनरी को हम कब्जा कर लेंगे तो चुनाव हारेंगे नहीं, तो सड़क ने उनको बार बार हराया। ये विपक्ष को भी अब हमको लगता है कि पकड़ लेना चाहिए। शायद राहुल गांधी उस दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन एक समूचा विपक्ष इसको लेकर के कैसे सोचेगा, ये देखना बाकी है। जी मनीष भाई, ये जो छात्रों के साथ सीधा संवाद है, छात्रों के साथ ही क्यों, किसी भी वर्ग के साथ जो सीधा संवाद है, वो आज सत्ताधारी दल के लिए बहुत बड़ी चुनौती और लगातार टास्क बनता चला जा रहा है। ये सारी दिक्कतें इसी बात से खड़ी हो रही हैं कि एकदम से एक बार फिर से विपक्ष के अगेंस्ट, राहुल गांधी के अगेंस्ट कैंपेन चलाने की जरूरत पड़ गई है भाजपा को, जो पिछले कुछ समय से नहीं देखी जा रही थी, खासकर भारत जोड़ो यात्रा के बाद से। नहीं, बेसिक बात समझिए। बेसिकली सरकार, लोकतंत्र में जो दो बड़ी बात होती है, एक तो जवाबदेही, एक अकाउंटेबिलिटी, और दूसरा संवाद। ये दो बड़े सवाल होते हैं, और इन दोनों सवाल को एक तरह से लोकतंत्र के दायरे से मोदी काल में बाहर कर दिया गया। मैंने कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा और कोई संवाद नहीं होगा। आप देखिए, किसान आंदोलन साल भर चलता रहा, NRC आंदोलन से कोई संवाद नहीं, SC/ST आंदोलन से कोई संवाद नहीं, जेएनजी को देखिए, एक महीने तक भूख हड़ताल में बैठना पड़ा, कोई संवाद नहीं। और जवाबदेही कोई नहीं। मैंने 100 पेपर लीक हो जाए, 150 पेपर लीक हो जाए, 200 पेपर लीक हो जाए, PM केयर फंड में पैसा कहां जा रहा है, इसकी कोई जवाबदेही नहीं है। ये मान लीजिए, नोटबंदी हुई, उसके बाद पूरे देश में नोटबंदी के बाद लगभग 94,000 स्कूल, प्राइमरी स्कूल बंद हो गए, इसकी कोई जवाबदेही नहीं है। 150 उनके हर जिले में भाजपा का कार्यालय खुल गया 5 स्टार टाइप, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। RSS आप देखिए ना, उसके मूल में ही है लोकतंत्र विरोधी, उसका अपना स्ट्रक्चर ही है। RSS का पास कोई रजिस्टर नहीं है, किसी सदस्य का कोई रजिस्टर नहीं है। गुरुदक्षिणा में उसके पास करोड़ों रुपया आता है, उसका कोई रजिस्टर नहीं है, उसका कोई हिसाब नहीं है, जवाबदेही नहीं है, यहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। आप देखिए, वो जो वो फंड, कारपोरेट फंड जो आ रहा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप किया,
उसके बारे में भी कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। ये इनके कल्चर का हिस्सा है, इनके कल्चर का हिस्सा है। राम मंदिर आंदोलन अभियान के दौरान में आप देखिए कि 1400 करोड़ का आरोप लगा चंदा चोरी का। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, कोई पारदर्शिता नहीं। आप उसके बाद देखिए चढ़ावा चोरी का कोई पारदर्शिता नहीं। आप उसके बाद जमीन लूट का आप देखिए एक मॉडल खड़ा किया, उसका कोई पारदर्शिता नहीं। तो चाहे आप आरएसएस के संगठन का जो आप कल्चर देखेंगे उसमें जवाबदेही नहीं होगी, उसमें संवाद नहीं होगा, उसमें पारदर्शिता नहीं होगी। चाहे आप इस सरकार के कल्चर को देखिए, वहां भी आप देखेंगे पीएम केयर फंड के बारे में कोई जवाबदेही नहीं, कोई पारदर्शिता नहीं। उस पर आप संवाद नहीं कर सकते, आप आरटीआई नहीं भेज सकते हैं वहां। आप खुद देखिए। तो नोटबंदी के बाद आप समझ लीजिए कि इतने बड़े पैमाने पर इन्होंने हर जिले में अपने दफ्तर खड़े कर लिए भाजपा ने, तो एक तरह से ब्लैक मनी को व्हाइट कर लिया। उसका कोई हिसाब नहीं दिया, देना जरूरी नहीं समझा। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को आप देख लीजिए, उसको किस तरह से ढकने की कोशिश। ये मैं बस इसमें कह रहा हूं कि किसी आंदोलन से संवाद न करना और किसी असफलता का जवाबदेही न लेना, ये दो उसका पहलू था। जेनजी आंदोलन ने उसको देखिए जिद्दा कर दिया है। माने लोकतंत्र की थोड़ी थोड़ी वापसी हुई है। माने संवाद आपको करना पड़ रहा है, देर से ही सही, और जवाबदेही आपको लेनी पड़ रही है। यानी धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा आपको देना पड़ रहा है। ये जवाबदेही की जो वापसी हुई है, लोकतंत्र की जो थोड़ी वापसी हुई है, इसीलिए मसला अमित शाह की तरफ चला गया है कि 20 तारीख को जो बर्बरता हुई है उसका जवाबदेही कौन लेगा, वो बड़ा सवाल बन गया है, आप समझ लीजिए। और इसीलिए ये केवल भाजपा के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, अन्य सरकारों के लिए भी हो गया है कि उनको संवाद में जाना पड़ेगा। ये जो झारखंड में अभी संवाद में जा रहे हैं, ये कोई बहुत इसमें आप जंतर मंतर की अगर उस आंदोलन को नहीं लिंक करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे कि वहां भी जवाबदेही के लिए जाना पड़ रहा है उनको। 4 मंत्री उनसे संवाद में जा रहे हैं, बातचीत करने जा रहे हैं। उन्होंने भी बहुत लेट किया वहां पे, 14-15 दिन हो गया, 16 दिन हो गया उस आंदोलन को चलते हुए, उसमें भी उन्होंने भी लेट किया, लेकिन गए। दबाव बना उनके अपने अपने एलाइज की तरफ से ही दबाव बना, लेफ्ट की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से एक दबाव बना, फिर वो भी जा रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए ये होने जा रहा है आने वाले समय में। भाजपा के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ जो ये पूरा आंदोलन है, ये जो इस सरकार के खिलाफ आंदोलन है, ये ठीक बात है कि ये आरएसएस भी आएगा उस जग में, देखिएगा। केवल और पीएम केयर फंड भी आएगा और आरएसएस भी आएगा, वो करोड़ों का जो गुरदक्षिणा, और देश की हर सरकार इस सब जवाबदेही में आएगी। ये जद अब ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं कि अगर कोई इस पूरे मसले से, जवाबदेही वाले मसले से और संवाद वाले मसले से अगर कोई भी सरकार पीछे हटने की कोशिश करेगी, जनता घेर लेगी उस पर, उसको आना पड़ेगा। मेरा मानना है कि इस जेनजी आंदोलन ने लोकतंत्र की एक पुनर्वापसी की है। जो एक निराशा थी कि अब इस देश में कुछ नहीं हो सकता है। जनरली एक मैं देख रहा था पब्लिक इंटेलेक्चुअल में, इस तरह का सिविल सोसाइटी में, या बहुत सारे जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, इस तरह के जो एक्टिविस्ट हैं, मैं उन सब लोगों में देख रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता है। ये देश अब तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। ये देश अब एक कह लीजिए अथॉरिटेरियन जो एक तरह से जो सत्ता होती है उसकी दिशा में बढ़ रहा है, और अब चुनाव उनाव का कोई मतलब नहीं रह गया है। अब कुछ मतलब एक गहरी निराशा थी, उसको उस आंदोलन ने उत्साह में परिवर्तन किया है। जो भय था उसको जनता की तरफ से सत्ता की तरफ शिफ्ट किया है। जो जीरो जवाबदेही थी, अकाउंटेबिलिटी थी, उसकी पुनर्वापसी की है, संवाद की पुनर्वापसी की है। और अब इसको अगले चरण को मैं देख रहा हूं कि राहुल गांधी तक अगर सीमित रहा, केवल अगर ये पूरा विपक्ष इसमें नहीं शामिल हुआ, तो ये एक बड़ा, अभी भी मुझको एक अंतर्विरोधी बात दिख रही है इसमें। इस पूरे आंदोलन में ये जो अगले चरण का जो आंदोलन है, जिसको पूरे देश में इसको फैलाने की जवाबदेही अब पॉलिटिकल विपक्ष के पास है, उस पॉलिटिकल विपक्ष में अभी इस सवाल पे कोई गंभीर एकता नहीं दिख रही है। मैं यहां तक देख रहा हूं कि अभी मान लीजिए इलाहाबाद में एक कार्यक्रम हो रहा था और रद्द किया गया, तो उस पर अखिलेश यादव का बयान आना चाहिए था कि क्यों रद्द कर दिया गया ये कार्यक्रम अगर हो रहा है, या उसका समर्थन कर देना चाहिए था। नहीं भी जाते, कोई बात जरूरी नहीं जाते, वो कांग्रेस कर रही है अलग बात है, लेकिन उस पर एक शब्द भी उन्होंने बोलना जरूरी नहीं समझा। तो मेरा ये कहना है कि ये जो अभी मैं देख रहा हूं, एक आपस में ही जो असुरक्षा बोध है, ये जो विपक्ष के अंदर का जो असुरक्षा बोध है, उस सवाल को भी रिजॉल्व करना अभी बाकी है। ये सवाल रिजॉल्व करना, क्योंकि ये जब कोई इस तरह का गठबंधन अंतर्मुखी होता है
तभी होता है जब बाहर के सवालों को एड्रेस करना कम कर देता है। बाहर के सवालों को जब आप एड्रेस करना कम करते हैं तो अंदर आपके अंदर तनाव होता है। जैसे अभी आजकल देखेंगे आरएसएस और बीजेपी के बीच अंदर का तनाव 1000 गुना बढ़ गया, क्योंकि बाहर उनके पास कोई इस तरह का कोई प्रोग्राम उनके पास नहीं है। तो आने वाले समय में ये एक सवाल रह गया है अभी कि क्या समूचा विपक्ष और जो नागरिक विपक्ष है, जो सामाजिक विपक्ष है, उसके उसके बीच में एक जो शुरुआत हुई है लोकतंत्र की वापसी को, उसको एक मुकम्मल उस तक पहुंचाने में कोई व्यापक एकता बनने की तरफ चीजें बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी। शुरुआत अच्छी है, इस बात की गारंटी की जा सकती है जी।